हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की जिम्नोस्पर्म की क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे पाइनस में जनन की। और इस वीडियो लेक्चर में जनन के अंतर्गत हम जानेंगे मेल कॉन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पाइनस की जो क्लासें हैं वो चल रही हैं, तो ऐसे में जो है अब हम शुरुआत करते हैं जनन की। जनन में मेल कॉन को जानने से पहले इसकी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। जैसा कि हमने साइकस में पढ़ा था कि साइकस में कायिक जनन होता था बुलबिल्स के द्वारा। पाइनस में जो है कायिक जनन का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर कायिक जनन नहीं होता है, यहाँ पर केवल हमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है। और लैंगिक जनन जो है वो होता है बीजाणुओं के द्वारा। नर और मादा, जिनको हम प्राय लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु कहते हैं, दोनों ही प्रकार के बीजाणु जो है वो बनते हैं। लघु जो बीजाणु हैं वो बनेंगे लघु बीजाणुधानियों में, या इसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, और जो गुरु बीजाणु हैं वो बनते हैं गुरु बीजाणुधानी में या मेगास्पोरेंजियम में। और ये लघु बीजाणुधानियाँ जो लगती हैं वो लगती हैं आपके मेल कॉन में जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं उसके निचली सतह पर, और ठीक इसी प्रकार फीमेल कॉन के जो मेगास्पोरोफिल हैं उनकी निचली सतह पर। तो इस तरीके से जो है दोनों ही प्रकार की बीजाणुधानियाँ दोनों ही प्रकार के शंकुओं में लगती हैं। तो पाइनस में जो है हमें नर और मादा शंकु दोनों ही देखने को मिलते हैं। नर और मादा शंकु जो है वो एक ही पादप पर लगते हैं, इसीलिए पाइनस का जो पादप होता है वह होता है उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी पादप होता है, अर्थात इसको में जो है हमें दोनों ही नर और मादा शंकु जो है वो एक ही पादप की विभिन्न विभिन्न शाखाओं पर लगते हैं। हालांकि कई बार हमें जो है देखने को मिलते हैं ऐसे शंकु जिनमें नर और मादा दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जननांग पाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है नर और मादा शंकु अलग अलग शाखाओं पर लगते हैं एक ही पादप में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पाइनस जो है वो एक उभयलिंगाश्रयी या मोनोशियस प्लांट है, जिसमें नर और मादा शंकु एक ही पादप पर पाए जाते हैं। जबकि साइकस में हमने देखा था कि वहाँ पर नर शंकु नर पादप पर और मादा शंकु मादा पादप पर लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ हमें जो है कई बार द्विबीजाणुधानी शंकु भी देखने को मिलते हैं। अब चूंकि हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं नर शंकु के बारे में या मेल कॉन के बारे में, तो इसको समझ लेते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि एक ही पादप पर लगते हैं, और मेल कॉन जो लगेंगे वो असीमित वृद्धि की जो शाखाएं होती हैं उस पर जो बौनी शाखाएं लगनी होती हैं उनके स्थान पर नर शंकु विकसित होते हैं। और ये विकसित होते हैं सल की जो पत्तियां रहती हैं उनकी कक्ष में विकसित होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ड्वार्फ शूट है या बौनी शाखाएं हैं उनको ये प्रतिस्थापित करते हैं, उनके स्थान पर लगते हैं। और अगर हम देखें तो जो हमारी असीमित वृद्धि की शाखा है उस पर ये ड्वार्फ शूट्स के स्थान पर लगते हैं। तो ऐसे में जो ड्वार्फ शूट्स है वो बाद में पुनः जो है शंकु बनने के बाद में निकलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डार्क शूट्स बड़े हैं, अर्थात जो बौनी शाखाएं वो फिर से निकल रही हैं शंकु बनाने के बाद में। तो इस तरीके से ये जो नर शंकु हैं वो समूह में बनते हैं। एक समूह में इनकी संख्या 15 से लेकर के और लगभग 100 या उससे अधिक तक भी हो सकती है कई जातियों में, लेकिन जो हमारी सामान्य जाति हैं पाइनस वेलेशियाना उस तरीके से उनमें 15 से लेकर के आमतौर पर हमें 30, 40, 50 तक शंकु जो है एक समूह में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये शंकु जो है वो समूह में लग जाते हैं और ये काफ़ी संख्या में जो है पौधे के अंदर लगते हैं। अगर हम एक शंकु को देखें तो एक शंकु जो है हमें मॉर्फोलॉजिकल दृष्टि से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो आप देख सकते हैं कि इसके आधार में स्केल लीव्स मिलेगी, जिसको हम शल्की पर्णि भी कहते हैं। शल्की पर्णि की कक्ष से जो है ये नर शंकु निकलते हैं।
प्रत्येक शंकु की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है, अगर इसकी हम लंबाई देखें तो 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर लंबाई का शंकु होता है, लगभग अंडाकार आकृति का। व्यास इसका 5 से 6 mm होता है और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर का ये दिखाई देता है। और प्रत्येक शंकु में अगर हम देखें तो एक केंद्रीय अक्ष पाई जाती है, ठीक इस तरीके से एक केंद्रीय अक्ष हमें देखने को मिलती है। और इस केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण। इनको हम माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम लघु बीजाणु पर्ण इसीलिए है क्योंकि ये लघु बीजाणु धानियों को धारण करने वाले एक तरीके से पर्ण है। इनकी तुलना हम एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले पुंकेसर से कर सकते हैं। जिस तरीके से एंजियोस्पर्म में पुंकेसर या स्टेमन पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है इनमें हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं। एक शंकु के अंदर इन माइक्रोस्पोरोफिल की संख्या लगभग 100 से अधिक रहती है। हम कह सकते हैं कि 100 से 150 के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है, जो कि एक इस तरीके से सर्पिल रूप से इस अक्ष के चारों ओर ये विन्यासित रहते हैं। अब अगर हम प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना को देखें तो प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल हमें दिखाई देता है कुछ इस तरीके का। माइक्रोस्पोरोफिल जो है इसके 3 भाग होते हैं, जिसका निचला अगर हिस्सा देखें हम तो ये इसका व्रंत होता है। आप देख सकते हैं ये इसका व्रंत है। बीच वाला जो पार्ट होता है इसका वो फर्टाइल पार्ट होता है, जिसमें लगी हुई होती हैं 2 बीजाणु धानियां निचली सतह पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 लघु बीजाणु धानियां इस माइक्रोस्पोरोफिल के निचली सतह पर लगी हुई हैं। ये लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे, जिन एक चतुष्क में 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम सीधे शब्दों में कि माइक्रोस्पोर का निर्माण इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगती है माइक्रोस्पोरोफिल पर और ये माइक्रोस्पोरोफिल लगते हैं मेल कोन पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेल कोन और मेल कोन पर लगते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पे लगेंगी माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया निर्माण होगा माइक्रोस्पोर्स का, जिसको हम बाद में पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो ठीक इस तरीके से ये हमारे जो है, हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये नर जननांग हैं। हम बात कर रहे थे इसकी माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना की। तो हमने बताया था आपको कि निचला जो है वो हिस्सा इसका व्रंत होता है, जिसकी सहायता से यह इस केंद्रीय अक्ष से जुड़े हुए होते हैं। बीच वाला फर्टाइल पार्ट होता है जिसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई होती हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल का वो बंध्य होता है, या कह सकते हैं कि नॉन फर्टाइल पार्ट होता है, ये स्टेराइल पार्ट होता है ये। और इसको हम कहते हैं अधस्फीतिका या एपोफाइसिस। ये एपोफाइसिस जो है वो अगले सिरे पर पाया जाता है और कुछ मुड़ा हुआ होता है। और यहाँ तक हम देखें इनकी व्यवस्था के क्रम में तो ऊपर वाला जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसका एपोफाइसिस नीचे वाले माइक्रोस्पोरोफिल के एपोफाइसिस से ढका हुआ होता है। अगर हम कुछ हद तक स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें ये जो है आपके इस तरीके से ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई हैं। इस तरीके से जो है संरचना बनाते हैं। एक शंकु कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आप यहां देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो माइक्रोस्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये जो है हमने अनुदैर्घ्य काट का चित्र लिया है, ठीक इसी तरीके से इधर तरफ आएगा।
ये जो है हमारी वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी जिसको हम कहते हैं, जो कि निचली सतह पर लगी हुई है, 2 लगती है संख्या में। और ये जो अगला भाला भाग है इसको हम कहते हैं एपोफाइसिस। तो इस तरीके से ये एपोफाइसिस जो है वो ऊपर वाले एपोफाइसिस को इस तरीके से ढके हुए रहते हैं। ये जो शंकु है वो पहाड़ी क्षेत्रों में लगते हैं मार्च के महीने में, और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें लगते हैं जनवरी के महीने में, वर्ष के प्रारंभ में लगते हैं। तो ऐसे में ये जो शंकु हैं वो क्लस्टर्स में जो है लगे हुए दिखाई देते हैं हमें। हालांकि नरशंकुओं का जो विकास है वो मादा शंकुओं से पहले हो जाता है, और इस दौरान जो है इनके अंदर लघु बीजाणुओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि हम विकास होने लगता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी के विकास के अंतर्गत। यहाँ पर इस वीडियो में जो है हमारा उद्देश्य केवल मेल कॉन की स्ट्रक्चर को समझाना है, जो कि आप जो है मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से मेल कॉन जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है। और इस क्लास में जो है हम मेल कॉन के बारे में लगभग जो है जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानियों का एक तरीके से कहें कि विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और किस तरीके से परागकणों का निर्माण होता है। यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।